नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम का नाम है वाइड एंगल विद अशोक व्यास। और ये वो दिन है जब एक बरस बीतते हुए हमें कुछ थपथपाता है, कुछ यादों की तरफ लेकर जाता है, कुछ सपनों की घंटियां खनकाता है। ये कुछ ऐसे वक्त हैं जब हम यादों में थोड़ी डुबकी लगाकर देखते हैं कि वो कहाँ हमें पोषित करती हैं, किस तरह से यादें हमारे जीवन का, हमारे अनुभवों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यादों को लेकर जो रचनात्मकता है, उसके प्रवाह की गति को भी हम देखते हैं। विशेष करके जब साहित्यकारों के जीवन की तरफ देखते हैं, उनके द्वारा रची हुई रचनाओं के अलावा उनके जीवन में क्या कुछ घटित हुआ, उसकी तरफ भी हमारी रुचि जाती है। और हमारी रुचि ऐसे सृजनशील, समर्पित, उन्हें कहें साहित्य सेवी, भाषा सेवी की तरफ भी जाती है, जो कई प्रकल्पों के माध्यम से जुड़ने और जोड़ने का एक संकल्प लेकर चलते हैं अपनी मस्ती में। और कुछ ऐसा ही एक व्यक्तित्व है अनूप भार्गव जी का, जो कि आज हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे, कुछ यादों की, कुछ साहित्य की, कुछ आपकी, कुछ हमारी। अनूप जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार अशोक जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अनन्य शब्द से प्रारंभ करते हैं क्योंकि आप उसके प्रबंध संपादक हैं। ऐसा लगता है कि हमारा यादों के साथ में एक अनन्य नाता है। बचपन की यादें भी हमारे साथ रहती हैं। आप बताइए, जो पत्रिका आपने प्रारंभ की, तो इसके शीर्षक में अनन्य नाम तक पहुंचने के पीछे क्या घटनाक्रम रहा? अनन्य का जो अर्थ मैं लेता हूं अशोक जी, वो है कि थोड़ा अलग, सबसे अलग जी। कोई अन्य न हो, वो अनन्य है। तो बस यही सोच के हमने शुरू की थी कि कुछ अलग करने की कोशिश है, तो यहीं से अनन्य नाम लिया गया। तो इस अलग करते हुए ऐसा लगता है जैसे जैसे समय बहता जाता है, हम अपने अतीत से अलग होते जाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी ये इच्छा रहती है कि उसका कुछ एक हिस्सा जो कि सुंदर सा है, जो कि प्रेरित करने वाला है, वो हमारे साथ बना रहे। बिल्कुल। आपके साथ जब यादों की डगर पर चल रहे हैं हम धीमे धीमे, तो आप अपने बचपन से शुरू करते हैं कि आपने इंजीनियरिंग की थी, और क्या सपने थे आपके? साहित्य पहले से आपके साथ जुड़ गया था या बाद में संपर्क हुआ? हाँ, अच्छा सवाल है ये। तो इसका जवाब ये है कि साहित्य मेरे साथ बचपन से रहा। बचपन से मेरी रुचि रही साहित्य में। पहली कविता भी जो मैंने लिखी थी, वो करीब 9 बरस की उम्र में पहली कविता मैंने लिखी थी। याद है क्या? कविता थोड़ी याद है, वो भी हाँ कर सकते आप सुनाइए, फिर मेरी भी सुनाओ। तो उससे पहले मैं जो बात कहना चाह रहा था जी। कि 9 बरस की उम्र में लिखी, 13 बरस की उम्र में मेरी जो पहली कविता थी, वो एक अच्छी साहित्यिक पत्रिका हुआ करती थी, आपको शायद याद हो, शिक्षा विभाग राजस्थान के नाम से, शिविरा के नाम से पत्रिका निकलती थी जी। तो वो 13 बरस की उम्र में मेरी छप गई थी। तो बड़ा अच्छा लगा था उस समय। पहली कविता प्रकाशित हुई, 21 रुपये उसमें पारिश्रमिक। भाई वाह, बताइए। तो जिंदगी की पहली कमाई थी वो, तो बहुत अच्छा लगा। तो तब से चला आ रहा है मेरा। लेकिन फिर जो आपने कहा कि कुछ सामाजिक दबाव, कुछ पारिवारिक दबाव, कुछ शिक्षकों के कहने पर हमें इंजीनियरिंग की तरफ जाना पड़ा, जिसमें मैं बड़ा स्पष्ट कहूँगा कि मेरी रुचि नहीं थी। लेकिन क्योंकि उस समय बस यही था कि अगर आपके पढ़ाई में अच्छे नंबर आए हैं तो आप या तो डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं, तो हमने फिर इंजीनियरिंग का रास्ता तलाश किया। और लेकिन साहित्य बना रहा हमेशा साथ में। ये विषय थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन इंजीनियरिंग के प्रति जो माता पिता के मन में रहता था कि ये इंजीनियरिंग करे, तो ये था कि आजीविका की दृष्टि से वो अपेक्षाकृत सुरक्षित भी रहेगा, स्थायी रहेगा। और साहित्यकारों में जिन्होंने लेखन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाई हो, ऐसे हिंदी के लेखक तो गिनती के होंगे। बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। आपने बहुत सही सवाल, सही बात की, और ये मेरे मन में हमेशा कचोटती रहती है ये बात कि हिंदी में गिने चुने लेखक हैं। गिने चुने भी क्या, मैं कहूँगा कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसने लेखन को शुरू से
अपना व्यवसाय बनाया हो और उसके आधार पे अपनी ज़िंदगी उन्होंने जी हो। जो मुझे सबसे क्लोजेस्ट नज़र आते हैं वो हम कह लीजिए नरेंद्र कोहली जी हैं। हाँ, मुझे वही याद आ रहे लेकिन थे। नरेंद्र कोहली जी ने भी प्रोफेसर थे। बाद प्रोफेसर थे, अपनी पूरी जो ज़िंदगी है उन्होंने एक अच्छे प्रोफेसर की तरह बिताई और फिर उन्होंने अशोक चक्रधर दूसरे उदाहरण ले लीजिए। हाँ, पर वो भी तो पढ़ाते रहे ना। वो भी पढ़ाते, वही मैं कह रहा हूँ कि इन सब को जीविका के लिए कुछ और करना पड़ा। अच्छा, इसमें दो बातें निकल कर आ रही मेरे मन में आपसे करने की, जी जिसमें से एक तो यह है कि यदि हम ऐसा सोचते हैं कि आजीविका जो कि स्वाभाविक है सोचना, फिर ऐसा होता है कि वो बाजार की जो मांग होगी उसके अनुरूप आपको लिखना होगा। इसमें मुझे एक बात और जोड़ना चाहिए, बाजार का कहने से हम उसको बुरा न माने, हम ऐसा देखें कि वही लोगों के साथ जुड़ने में आप कितने सफल हो रहे हैं, अगर हम बाजार को वैसे देख लेते हैं। हालांकि वो उसके भी कई परतें आ जाती हैं, पर इस दृष्टि से अगर हम देखें तो फिल्मों का जो लेखन है, चाहे वो गीतकार हों या संवाद लेखक हो, वो व्यापक लोगों तक पहुँचते, वो कुछ कमाते भी हैं, हालांकि अभिनेता के मुकाबले में कम है, लेकिन जी 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 हाँ, तो दो बातें जो आपने कही उसी पे मैं थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूँगा। तो पहली बात तो ये कि जब आप बाज़ार के लिए, जब आपकी जीविका का माध्यम वही रह जाता है तो आपके पास कोई विकल्प नहीं होता कि आप जो कुछ हद तक मैं कहूँगा ये नहीं कहूँगा कि पूरी हद तक, लेकिन कुछ हद तक आपको वही लिखना होता है जो लोग पढ़ना चाहते हैं, है ना। और उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, सही है। लेकिन ये तो सच है कि आप वो नहीं लिख पाते जो आप लिखना चाहते हैं, ठीक बात है ना। तो ये बात अब मेरे साथ, मैं ये कहूँगा कि मैंने क्योंकि इंजीनियरिंग का रास्ता लिया और एक सेफ रास्ता जिसको कहते हैं लिया मैंने, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब जो भी मुझे लिखना होता है मैं अपने बिल्कुल मन से लिखता हूँ, है ना। क्योंकि मुझे किसी की भी चिंता नहीं करनी होती कि किसको कैसा लगेगा, मेरा बिकेगा या नहीं बिकेगा, है ना। वो यदि अगर उसी को मैं जीविका बना लेता तो वो संभव नहीं होता, है ना। दूसरी बात आपने जो कही फिल्मों की, तो वो सही है कि फिल्में जो हैं वो एक व्यापक उनको श्रोता मिलते हैं, दर्शक मिलते हैं और अच्छा है। लेकिन और मैं ये भी कहूँगा कि हाल के कुछ वर्षों में बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत अच्छे प्रयोग किए गए हैं जी जी। जो कि 15-20 साल पहले संभव नहीं थे। फिल्मों में ऐसे ऐसे विषयों पर फिल्में आ रही हैं जिस पे सोचना ही मुश्किल था, 10-15 साल पहले मुश्किल था। तो ये एक अच्छा, मेरे ख्याल से एक अच्छी दिशा है। तो समाज भी बदल रहा है, कुछ अपेक्षाकृत हमें बदलने में सोशल मीडिया ने भी कुछ भूमिका निभा दी है, बहुत क्रांतिकारी ढंग से। बहुत बड़ी। मैं थोड़ा नरेंद्र कोहली जी की तरफ चलता हूँ, आप भी उनसे मिले, मैं भी उनसे मिला हूँ, और मुझे लगता है वो उनके साथ बैठना भी संस्कारित होने जैसा था, क्योंकि वो इतनी सहजता अपने साथ बनाए रखे, इतना कुछ उनके द्वारा लिखा गया था पहले से। जब मैं समझिए 20-25 बरस पहले जब भारत से आया था तब भी उनका बड़ा नाम था, और उसके बाद में भी उन्होंने लिखा तो चाहे, और वो जो किष्किंधा और वो जो एक श्रृंखला उन्होंने राम जी के चरित्र से, कई श्रृंखलाएं। जी जी। मुझे भी उनके साथ थोड़ा साक्षात्कार की दृष्टि से मिलने का और अवसर हुआ था। आप कोई संस्मरण उनके साथ का आपको याद आता है? नरेंद्र कोहली जी के साथ मुझे काफ़ी अनुभव मिला उनके साथ समय बिताने का। कई विश्व हिंदी सम्मेलन में उनसे मिलना हुआ। मुझे कोई रोचक बात तो नहीं, लेकिन एक हाँ घटना आपने कहा तो मुझे याद आती है कि, और इसमें हमारी प्रिय सुषम बेदी जी का भी जिक्र होता है जी। तो नरेंद्र कोहली जी यहाँ आए हुए थे और सुषम बेदी जी ने एक निमंत्रण दिया था एक लंच का कोहली जी के साथ एक दोपहर का। तो संयोग से नरेंद्र कोहली जी न्यू जर्सी में ठहरे हुए थे और सुषम जी ने मुझसे आग्रह किया कि क्या मैं नरेंद्र कोहली जी को अपने साथ ला सकता हूँ न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क तक। तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात थी, तो मुझे उनको साथ में ले जाने का सौभाग्य मिला और फिर वो वापस भी हमारे साथ ही आए। वापस आते हुए कुछ ऐसा रहा कि मैं कहूँगा दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य ही कहूँगा कि हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया। और तेरी तो वो कुछ रोड पर ऐसा कुछ था, तो मैं सेफली
उतार सका अपनी कार को, और फिर हमें करीब घंटे भर उसका इंतज़ार करना पड़ा। तो उस बीच में और मुझे कोहली जी का सत्संग प्राप्त हुआ। तो बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, और जैसा आपने कहा कि इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भी बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए। और दूसरी बात, जो उनको बात कहनी होती थी उसमें वो बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे। तो ये मुझे उनकी बहुत बात अच्छी लगी। तो इसमें अनु जी, ऐसा उनके लेखन में भी, और उन्होंने विवेकानंद जी पर भी लिखा था, और उनकी किसी पुस्तक के संदर्भ से बात चल रही थी, तो उनके अंदर एक योद्धा जैसा मनुष्य, मनीषी था। यानी योद्धा भी और मनीषी भी हो, ये बड़ा दुर्लभ संयोग बैठता है, क्योंकि वो जिस समय में जो रामचरितमानस पर आधारित या लिख रहे थे, उनके अंदर भारतीय संस्कृति को लेकर जो एक निष्ठा थी, और वो भी देखिए हमारे भारत में पहले भी ऐसा रहा थोड़ा बहुत, कुछ लिबरल के नाम पर ये होता है उनको कि भाई परंपरा पर प्रश्न चिन्ह लगाना, या तो वो भी एक प्रकार के विरोध जैसी स्थितियां कभी कभी बन जाती थी। उसके बारे में आपसे चर्चा नहीं हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो बात आपने कही कि उनको जो अपना स्टैंड रखना था उसमें वो रखते रहते। और पूरे वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने हर बात को तर्क से जो समझाया, वो मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। कि राम को जैसे उन्होंने एक भगवान की तरह नहीं देखा, एक आम आदमी की तरह उन्होंने देखा। और मैं पता नहीं आपसे इस पर सहमत हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको लेके आगे वापस सुषम जी की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सुषम जी एक लेखिका होने के साथ साथ एक इस तरह का मैग्नेट थी जिन्होंने बड़े बड़े साहित्यकारों को आकर्षित किया। और बल्कि कई जो ऐसे साहित्यकार जिनके बारे में भारत में सिर्फ पढ़ता उनके साथ मिलने का अवसर सुषम जी के कारण न्यूयॉर्क में हुआ। बिल्कुल। उनके साथ की कोई स्मृति? नहीं, सुषम जी तो मैं अगर एक पंक्ति में कहूँ तो, अगर मुझे अमेरिका में अब तक हुए हिंदी साहित्यकारों में से अगर एक नाम चुनना हो तो जो अमेरिका में रहे, मेरे ख्याल से निर्विवाद रूप से सुषम जी ही होंगी। और दूसरी बात, जो उनका जो व्यक्तित्व है वो, क्योंकि एक बहुमुखी प्रतिभा थी उनमें, सिर्फ लेखिका नहीं थी, चिंतक थी, एक अभिनय किया करती थी। उनका व्यक्तित्व जो था बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व मैं कहूँगा, जो कि सबको आकर्षित करता था, बड़े बड़े लेखकों को। और सुषम जी के बारे में तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर वो भारत में भी होती तो वो भारत की सबसे उच्च कहानीकार, उपन्यासकारों में से एक होती। तो बहुत लिखा उन्होंने, बहुत लिखा भी उन्होंने, बहुत। और यहाँ की ज़िंदगी को जिया उन्होंने पूरी तरह से, और उस पर लिखा उन्होंने। तो उनके उपन्यासों में जो हम याद की बात कर रहे हैं, तो जो भारत की यादें हैं, जो एक सांस्कृतिक परिवेश की याद है, और जो आपसी संबंधों के लिए जो एक पारंपरिक सांचा है उसकी याद है, एक आधुनिक स्त्री के मन में अपने को ढूंढने के लिए जिस तरह से वर्जनाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ने वाला भाव है, वो भी आता रहा। बिल्कुल। तो ये जो मैंने सांस्कृतिक ओवरलैप जो खास करके होता है, वो भी उनके उपन्यासों में बहुत दिखाता रहा। आप व्यक्तिगत रूप से ऐसी यादें जिनके द्वारा आपको लगता है कि आपके कविता की जो रचना प्रक्रिया का कुछ संबंध रहा होगा, कई बार तो वो अमूर्त होती हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, इस तरह के जो संदर्भ हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरणा के बीज आपके लिए लाते हैं। ऐसे अगर किसी याद की तरफ आप जाएं अपने जीवन में? अपने जीवन में अगर मैं जाऊं और मुझे अपने संस्मरण याद करने को, अगर आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मुझे भी, मैं कह सकता हूं कि मेरा सौभाग्य रहा कि बहुत से अच्छे व्यक्तियों से मुझे मिलने का सौभाग्य रहा। तो चलिए शुरू करते हैं गुलजार साहब से। गुलजार साहब से मुझे, और यहाँ पर गुलजार साहब की बात आती है तो डॉक्टर जयरमन का भी जिक्र आएगा जी, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मुझे गुलजार साहब से मिलने का अवसर मिला। तो ये बात है करीब 2006-2007 की, जबकि भारतीय विद्या भवन अपनी 25वीं रजत जयंती मना रहे थे। उसमें
गुलजार साहब को आमंत्रित किया गया था, गोपी चंद नारंग साहब थे, आपके शीनकाफ निज़ाम साहब भी उसमें थे। तो उसमें मुझे भी अवसर मिला था कुछ अपनी कविताएं पढ़ने का, तो मेरा सौभाग्य था। तो हम लोग बैठे थे वहीं पे होटल में, न्यूयॉर्क के होटल में हम लोग साथ ही ठहरे हुए थे। तो गुलजार साहब थे वहाँ पर, डॉक्टर जयरमन जी थे, गोपी चंद नारंग साहब थे। हम लोग वहीं लॉबी में बैठे थे होटल की, और तभी हमारी पत्नी रजनी भार्गव जो हैं वो कहीं बाहर गई हुई थी और वो अपने होटल की तरफ, रूम की तरफ जा रही थी। तो उन्होंने हमें देखा, और हमें देखा तो हमारी तरफ बढ़ी और हमसे बात करना शुरू किया। तो उन्होंने 2-3 मिनट तक बात किया और वो खड़ी बात कर रही थी। तो गुलजार साहब ने पहले तो उन्हें देखा, 2 मिनट तक उन्होंने सुना, फिर बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा कि आप बैठिए, तशरीफ़ रखिए। तो रजनी उस समय कुछ जल्दी में थी, वास्तव में जल्दी में थी। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे अभी रूम पे जाना है और कुछ काम करने हैं। लेकिन उनकी बात ख़त्म नहीं हुई थी, तो अपनी बात वो पूरी कंटिन्यू करती रही। तो उसके बाद गुलजार साहब ने 1 मिनट तक और सुना, और फिर उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से, बड़ी ही सहजता से जो बात कही, उन्होंने रजनी को कहा कि देखिए, अगर आप नहीं बैठेंगी तो हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, है ना। तो ये एक वाक्य था सिर्फ, लेकिन वो दर्शाता है कि उनके मन में किस तरह की, और ये बात हमें किसी को ध्यान में नहीं आई, लेकिन गुलजार साहब को बड़ा अटपटा सा लगा कि एक महिला खड़ी हैं और हम लोग बैठे हैं। तो ये एक उनकी महानता, उनकी, और जिस सहजता से उन्होंने कहा, वो अच्छी बात है। एक तो होता है कि आप प्रदर्शन करने के लिए कहें कि आप दिखाना चाहते हैं कि आप कितने विनम्र हैं, और एक बात सहजता से आपके आई, तो वो। तो अनूप जी, ये बात जो है, इसके साथ में उनका जो एक, अगर कहें कि नारी की गरिमा के प्रति जो एक संस्कार का भाव है, वो भी दिखता है। वो हम जिस परिवेश से आते हैं वहाँ सम्मान देने का, और ऑफ कोर्स ये उनका बड़प्पन तो अपने स्थान पर है ही है। मैं एक शेर सुनाते हुए बात को आगे ले जाता हूँ। जोधपुर के एक शायर का शेर है कि दरवाजे तक छोड़ने मुझको आज नहीं आया कोई, दरवाजे तक छोड़ने मुझको आज नहीं आया कोई, बस इतनी सी बात है, लेकिन जाने कैसा लगता है। क्या बात है, क्या बात तो ये भी हमारी परंपरा रही, कोई जा रहा है तो छोड़ने जाते, ये भी सम्मान का है। तो हम जब 1 साल के समापन के अवसर पर मुड़कर देखते हैं, तो कई बार ये देखते हैं कि इस साल में क्या हुआ, अच्छा बुरा, कल्याणकारी या इतना मंगल नहीं जिसमें था। आप अगर देखें ये बरस, तो अभी जैसे जयरमन जी का जिक्र हुआ, तो वो हमारे बीच से चले गए। हमारे कई साथी परिचित ऐसे, ये हर वर्ष का क्रम रहता है। एक तो वो प्रसंग है, पर आप याद करें तो शीर्ष में, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर या सार्वजनिक ढंग से, कौन सी ऐसी 3 घटनाएं आपको लगता है एकदम उभर कर आती हैं मन में? चलिए, एक तो मैंने आपको सुनाया गुलजार साहब का, एक मुझे आपने डॉक्टर जयरमन जी का जिक्र किया। तो जयरमन जी के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। एक पुत्र के समान उन्होंने मुझे प्यार दिया। मैं हर फादर्स डे पे उनको फ़ोन किया करता था। एक छोटी सी बात है कि उसमें भी हमारी पत्नी का जिक्र आता है कि उन्होंने कुछ समय के लिए भारतीय विद्या भवन में हिंदी पढ़ाना स्वीकार किया। डॉक्टर जयरमन जी उस समय हुआ करते थे। उन्होंने आग्रह किया कि क्या आप हिंदी पढ़ा पाएंगी। तो अगर देखा जाए तो आपको मालूम ही है कि मैं प्रिंसटन में रहता हूँ जी, वहाँ से लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा भारतीय विद्या भवन पहुँचने में, है ना। लेकिन क्योंकि डॉक्टर जयरमन जी का आग्रह था, रजनी ने स्वीकार किया कि वो आएंगी और भारतीय विद्या भवन में हिंदी पढ़ाएंगी, और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, अब रजनी चाहती थी कि वो बिना किसी वेतन के पढ़ाएं, लेकिन डॉक्टर जयरमन जी को ये स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको देंगे बहुत कम ही, लेकिन हम चाहेंगे कि हम आपको कुछ उसके लिए धन दें, है ना। तो एक बहुत बड़ी बात जो ये है कि जब रजनी को पहला पेचेक मिलना था, तो उन दिनों डॉक्टर जयरमन की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने भारतीय विद्या भवन आना कम कर दिया था, घर से ही काम किया करते थे। सप्ताह में 1 दिन वो आया करते, 1 या 2 दिन आया करते थे। और जिस दिन रजनी को पहला पेचेक मिलना था, उस दिन उनको आना नहीं था।
और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत हिम्मत करके उस दिन आए, अच्छा। भारतीय विद्या भवन आए, सिर्फ इसलिए कि वो जो पहला पेचेक था वो अपने हाथों से रजनी को देना क्या चाहते बात है, क्या बात है। तो अब देखिए कितनी बड़ी बात है ये, वो कोई भी दे सकता था, वो पेचेक जो था कोई बड़ी बात नहीं थी, बैंक में डिपॉजिट भी हो सकता था, भवन का कोई दूसरा कर्मचारी था वो उनको दे सकता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मैं ये आपको अपने हाथों से देना चाहता हूँ। तो ये एक उनका बड़प्पन, उनकी विनम्रता, उनका स्नेह दिखलाता है, और एक दिखलाता है कि कितने बड़े आदमी थे वो। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आपके व्यक्तिगत अनुभवों में 2023 में अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो कौन सी ऐसी बात है जो शीर्ष पर है, जिसको याद करके आप मुस्कुराते हैं कि हाँ ये अच्छा हो। चलिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा जो कि मेरा एक स्वप्न था काफ़ी समय से, उसको मैं पूरा कर सका। और वो स्वप्न ये था कि हम हिंदी और उर्दू कविता को एक मंच पर लेकर आएँ। मेरा मानना है कि दोनों लिपि हम लोगों की अलग अलग है, लेकिन बहुत कुछ हम में इन दोनों में भाषाओं में कॉमन है ना। तो मेरी इच्छा थी और ये हम लोग कर पाए। मैं यहाँ पर, चलिए, तो समय कम है इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप और एक दो घटनाएं अगर व्यापक स्तर पर देखें अगर 2023 की, तो चलिए इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहीं पे कि हम लोग एक कवि सम्मेलन और मुशायरा दोनों एक साथ हम लोग कर पाए, हिंदी और उर्दू के कवियों को एक मंच पे लाने का। जी। एक तो ये रही। और निजी रूप से अगर देखा जाए तो कौन सी घटना मैं याद कर सकता हूँ, भारत यात्रा मेरी रही। हाँ, वहाँ पे चलिए एक मैं जिक्र करना चाहूँगा। मेरा अनामिका जी से मिलना हुआ इस बार भारत यात्रा में, और वैसे तो मैं उनसे कई बार मिल चुका। कौन है वो लेखिका? अनामिका जी बहुत बड़ी कहानीकार, उपन्यास लिखे हैं, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है उनको पिछले साल का, बहुत बड़ा नाम है। तो उनसे मेरा परिचय तो था, लेकिन ऐसे ही विश्व हिंदी सम्मेलनों में, दूसरी उसमें, लेकिन इस बार उनसे मिलने का मुझे अवसर मिला प्रतीक्षा जी के साथ में जी। और बहुत ही सुखद अनुभव रहा। उनकी जो गहरी सोच है, बड़ी सोच है, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो चलते चलते अनूप जी, यादें जो होती हैं वो, जैसे मैं पूर्व में याद कर रहा था कि हमारे अनुभव रचती हैं, कुछ यादें अपने आप आती रहती हैं। क्या आपको लगता है हम सजग रूप से ये तय कर सकते हैं कि कौन सी याद अधिक देर तक हमारे साथ बनी रहे? आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो याद आती हैं तो आपको दुखी करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपको उत्साहित करती हैं। हाँ, तो किन यादों को चुनना है आपको, वो तो कुछ हद तक तो आपके बस में है ना, और कुछ हद तक नहीं भी है आपके। कुछ बातें जो हैं वो तो गड़ गई हैं आपके उसमें, तो वो तो रहेंगी। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि अच्छी बातों को याद रखा जाए और जो नहीं है। अब जैसे आपने पिछले साल की बात की, तो मुझे कहना होगा कि मेरी माताजी का स्वर्गवास उसी पिछले बरस ही हुआ। जी, तो जी, वो है, लेकिन उन्होंने अच्छी ज़िंदगी जी, तो मैं उसको भी एक अच्छी याद की तरह ही रखना चाहता हूँ। तो एक बात जो आपने हाँ और कही, जो जहाँ तक यादों को संजोने का सवाल है, मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हमने एक प्रयास किया है कि जो साहित्यकार हमारे बीच में हैं, जिन्हें अपनी यादें उनके पास मौजूद हैं, उनको हमने संग्रहित करने का प्रयास किया है एक किस्से साहित्यकारों के नाम से। तो वो वेबसाइट हम लोगों ने तैयार की है। क्या उसका एड्रेस? उसका एड्रेस है एक्चुअली किस्सा गोई, QISSAGOI, kissagoyi.blogspot.com। अच्छा, तो वहाँ पे हम लोगों ने संग्रहित की हैं। तो kissagoyi.blogspot.com पर जाकर आप साहित्यकारों के किस्सों के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार व्यक्त करने से पहले मैं एक बार फिर से अनूप जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। और जो यादें होती हैं वो अपने साथ जब बहा कर ले जाती हैं तो समय का पता ही नहीं लगता है, और ऐसा ही हो कि समय का पता नहीं लगे, प्रेम से, आनंद से, मित्रों के साथ में। जैसे वो एक फिल्म का गाना था, चमकीले दिन हम न रहें कभी यारों के बिन। तो आपके भी यार और इष्ट बंधु बांधव आपके साथ रहें। अनूप जी का धन्यवाद, आपका भी आभार।
मंगल कामनाएं। नमस्कार।